ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम लर्निंग सेंटर। और आज हम लोग आपकी जो क्लास 10th का फिज़िक्स है उसमें जो टर्म 2 का पहला चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और हिंदी में अगर इसका नाम बोलें तो इसे बोल सकते हैं हम विद्युत। तो सबसे पहले हम चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लें, ओवरव्यू ले लेते हैं कि चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के हम लोग बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है, कैसी उसकी डायरेक्शन होती है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। ठीक है, जो हमारा बैटरी में जो पोटेंशियल होता है, आप लोग वोल्ट मीटर से उसे मेजर करते हो, कोई बार बैटरी खराब हो जाती है क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्कुल जीरो हो जाता है, डिफरेंस जीरो हो जाता है, तो हम देखेंगे वो क्या होता है। फिर हम देखेंगे ओम्स लॉ, कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है और हमारा जो करंट है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जो हमारा चौथा टॉपिक है दैट इज जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं उसके वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर पांचवा है हमारा सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, जो हमारे रेजिस्टर्स होते हैं उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट कौन सी होती है, जैसे एक सीरीज होती है, एक पैरेलल होती है, तो उन अरेंजमेंट्स में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और जो लास्ट और सबसे आखिरी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, जैसे आप लोग अभी ठंड पड़ रही है तो हीटर घर में यूज़ कर रहे होगे, वो हमारी एक एप्लीकेशन होती है कि इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग हीटर बनाते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक, स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से जनरेट होता है, यानी किसी भी चीज़ में अगर फ्लो ऑफ चार्ज है तो हम कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमने पहली चीज़ हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो इलेक्ट्रिक जो हमारा चार्ज होता है उससे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होता है। ठीक है, तो यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारा किसकी वजह से जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तभी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रॉन है उसमें दोनों में कॉमन नेम भी कॉमन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही फ्लो होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या सीखी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम डेफिनेशन देखें ज़रा तो हमें और बेहतर समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज में क्या वो होता है रिलेशन। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through a particular area in unit time। यानी इलेक्ट्रॉन जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी एक कंडक्टर के एक पर्टिकुलर एरिया, यानी हमारा जो तार होता है, सपोज कीजिए हम थोड़ा इसको मैग्नीफाई किया, ये हमारा एक तार का ये एक हमारा क्रॉस सेक्शन है, इसमें से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है एक यूनिट टाइम में। ठीक है, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, चलिए ये हमारी पहली चीज है। दूसरी, इलेक्ट्रिक करंट को हम एक और डेफिनेशन है उससे भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, उससे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वो है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी दोनों जगह आप देखेंगे तो हमारा चार्ज की वजह से ही हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इसी से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज में जो डेफिनेशन होगा, जो हमारा रिलेशन होगा, उसे मैथमेटिकली भी देखेंगे। मैथमेटिकल रिलेशन कैसे होता है, ये तो था एक मतलब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो हमारा करंट होता है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है। एक चीज़ हम सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट हमारा जनरेट होता है। तो यहाँ पे मैं एक आपको ओवरव्यू दूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्यों इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है एटम के, उसमें होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें, कोई आपके बिल्कुल पास खड़ा है और आपने उसको पकड़ रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ है और जो प्रोटॉन है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर है। तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन ने एकदम पकड़ रखा है। तो प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो उन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जल्दी ब्रेकआउट कर जाते हैं यहाँ से। इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सीखी यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्यों करंट फ्लो होता है। दूसरा, अगर सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन्स की हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है इस तरफ, तो हमारा करंट उसके बिल्कुल अपोजिट फ्लो करेगा, ठीक है। यानी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक current is opposite to the flow of electrons। हमारे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, ओके, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी जो रिलेशन होती है उसे हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए एक कंडक्टर है जिसके एक पर्टिकुलर एरिया से एक चार्ज फ्लो कर रहा है और जो टाइम है, ठीक है, एक चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है और टाइम कितना है, कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, टाइम है t। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करेंगे और हमारा इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होगी Q/T। मैंने आपको पहले बताया था इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की बहने का रेट है वो, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका सिंबल क्या होता है, I, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और Q है हमारा सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और T है हमारा टाइम, जैसा कि हम लोगों को मालूम है। तो ये रिलेशन है मैथमेटिकल, I बराबर करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। यहां पे हम एक दो चीजें और देखेंगे कि जो हमारा SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, ठीक है। ठीक है, और SI यूनिट ऑफ करंट और I इज एम्पियर। बट यहां पे एक दो चीजें हैं कि जो आपने देखा होगा कि जो हम आपकी बुक ऐप अगर उसे ध्यान से देखोगे तो वहां जितने भी एग्जाम्पल है वहां पे हम लोग एक डीसी पावर सोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी करंट की अमाउंट होती है ना वो बहुत कम होती है। तो ज्यादातर जो हम लोग डेली आपकी जो बुक में हम लोग यूज करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें एम्पियर न यूज करके हम लोग यूज करेंगे, दो यूनिट यूज करेंगे। एक तो हो सकता है मिली एम्पियर यूज होगा, दूसरा हो सकता है माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब आप पूछेंगे मिली एम्पियर क्या होता है, तो एक मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर और एक माइक्रो एम्पियर में होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। तो ये हम ज्यादातर यूनिट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है हमारा चार्ज में और करंट में, ठीक है। चलिए, तो हमने जैसे कि देखा कि हमारा जो चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। तो एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें हमारा कितना चार्ज होता है हम ये देखते हैं पहले, ठीक है। एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें हमारा चार्ज होता है टोटल 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि एक कूलम्ब के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसको अगर मैं इधर ले आऊँ उठा के, तो इसको मैं पूरा अगर नीचे ले आऊँ तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 कूलम्ब, ठीक है। तो ये जो 10⁻⁻19 है ऊपर चला जाएगा
इक्वल टू 1 कूलम। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19 कुल 9 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 कूलम। जब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे पॉइंट में तो ये इतना आ जाएगा आपका, यानी 1 कूलम में हमें टोटल 1 कूलम में 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यानी आप देख लीजिए इतना छोटा सा चार्ज है और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें लगते हैं सिर्फ 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक मेरा छोटा सा डेरिवेशन था कि हम लोग 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने देखा था इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक क्लोज्ड पाथ से फ्लो करता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं। सपोज कीजिए ये एक मेरा पावर सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एक ये मेरी क्लोज्ड की है, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। तो आपको मालूम है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरीके से होगा। तो हमारा करंट बहेगा उसके अपोजिट, यानी प्लस से माइनस, यानी करंट हमारा प्लस से माइनस डायरेक्शन में बहेगा। तो आप ध्यान से देखना, ये एक पूरा क्लोज सर्किट है, यहां से शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। तो दिस इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, ठीक है, ये मेरी की होती है क्लोज्ड की। ये जो सिंबल्स है वो आपकी बुक में भी बने हुए हैं और आगे भी मैं आपको सारे सिंबल्स बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक मेरा बैटरी है, तो ये एक मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, चलिए अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, दैट इज एमीटर। अब आप लोग पूछेंगे एमीटर क्या होता है, तो एक चीज बताइए, अगर आपको अपना वजन नापना है तो आप कहां जाएंगे? वेइंग मशीन के पास जाओगे ना, कितना वजन है। तो हर चीज को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इतना सा पढ़ लिया, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, बट जब हमें यही नहीं पता लगेगा एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है कितना, तो हम कैसे उसका यूज कर सकते हैं? तो सिंपली इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज एमीटर। ठीक है, तो एमीटर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the electric current। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक करंट को जिस हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे वो होता है हमारा एमीटर। ठीक है, एमीटर का मेरा जो सिंबल होता है वो होता है ये। ठीक है, एमीटर किससे शुरू होता है? ए से शुरू हो रहा है, सिंबल भी बहुत सिंपल है, ए। एक इसका प्लस टर्मिनल होगा, एक हमारा माइनस टर्मिनल होगा। यहां पे अब एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है, ध्यान से सुनना आप लोग, कि एमीटर को जब मैं कनेक्ट करूंगा किसी सर्किट में तो वो मेरा कनेक्ट होगा हमेशा सीरीज में। ठीक है, सीरीज आगे जब हम रेजिस्टर के जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो पढ़ेंगे तो वहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है ना, कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। ऐसा आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, पैरेलल ये दो रेखाएं होती हैं तो यानी आमने सामने, सीरीज यानी ये होता है पूरा, यानी यहाँ पे अगर एक सर्किट है तो यहाँ पे एमीटर कनेक्ट होगा। ठीक है, अभी मैं एक सर्किट बनाऊंगा, एमीटर कैसे कनेक्ट करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो हमारा बस ये खत्म होने वाला है आपका टॉपिक। एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे।
ये एक मेरा पावर सोर्स है डीसी बैटरी, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, ये आ गया मेरा बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहीं एमीटर कनेक्ट करूँगा, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, यानी जो हमारा एमीटर का प्लस टर्मिनल है वो मेरे बैटरी के प्लस टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्ट है सीरीज में, इसे बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट, ठीक है। नीचे मैंने एक की लगाई आई, ठीक है, इसे हम के से डिनोट करते हैं, ये मेरा करंट बहेगा आई, यहाँ से बहेगा आई, तो दिस इज अ सर्किट, और ये जो मेरा एमीटर है सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। तो ये हमें चीज़ याद रखनी है कि एमीटर हमेशा हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है, और आगे जब हम सिंबल्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उसमें और भी सिंबल होते हैं। एक हमारा वोल्ट मीटर होता है जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, बट वो मेरा कनेक्ट होगा पैरेलल में, ठीक है। अब पैरेलल कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे आगे के पैरेलल हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जब हम रेजिस्टेंस के डिफरेंट अरेंजमेंट देखेंगे वहां पे आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है आपके चैप्टर का। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका ये जो छोटा सा लाइक और सब्सक्रिप्शन होता है ये मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं और मेहनत करूँ और अच्छा कंटेंट बनाऊँ और आप लोगों का कुछ आपकी पढ़ाई में कुछ योगदान दे सकूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।